सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक केस 3 अदालतों में चल रहा है। ये इंसाफ हो रहा है या फिर तमाशा? तारीख में सब लिखा जा रहा है। तोशाखाना केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया और केस को काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को एक बार फिर दरखास्तें सुनकर फैसला करने की हिदायत कर दी। इस फैसले को जहां तज्जियाकार चेयरमैन पीटीआई के लिए अच्छी खबर करार दे रहे हैं, वहीं उनके लिए बुरी खबर भी है, और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ही केस की समाअत करेंगे, जिन पर पीटीआई के वकला अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने पर चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस अतर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस दरखास्त की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल रोकने की सदा की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर की दरखास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। चेयरमैन पीटीआई हों या फिर अदलिया, लग यूं रहा है तोशाखाना केस दोनों के लिए मुसीबत खाना बन गया है। इंसाफ हो रहा है या फिर दायरों में सफर का सिलसिला है? ये क्या चल रहा है, इसी से आगाज करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, ऐसे लगा आज तो कि तहरीक वकला से मैं तो कहूँगा कि प्रैंक हो गया कि पहले पता चला जी वो कलअदम करार दे दिया है कि जुरिस्डिक्शन का मामला दोबारा आप देखें, पता लगा कि नहीं, उन्होंने कहा कल ही फाइनल के साथ ही आप इसको तय कर दें, नहीं कल ही फैसला आ सकता है। देखिए, इसमें जो रफ्तार है समाअत की, उसको तो काफ़ी डिबेट किया जा रहा है कि ये गैर मामूली है। इससे पहले भी जो है उनका जो तरीका है केस को अप्रोच करने का, वो किसी हद तक ऐसा रहा करता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी बिलखसूस पीटीआई की जो टीम है उसकी, तो उसमें जो डिस्प्यूट वो बना रहे थे वो फेसबुक पोस्ट के हवाले से ही था, जो उनका क्लेम ये कि बायस शो होता है इससे, तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनके पास। उनके लिए ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि वो बता सकें कि हाँ इसकी ऑथेंटिसिटी चेक हो चुकी है और इससे बायस भी साबित होता है। तो वो उसके लिए एफआईए की जो प्रोसीडिंग है वो भी आपके सामने है, और उसमें ये साबित करना जो हुमायूं दिलावर साहब का मौक़िफ़ है कि अकाउंट मेरा है, पोस्ट मेरी नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट वो नहीं है, उस पर ब्लू टिक भी नहीं है। तो ये भी एक इशू है। तो लगता यही है कि जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में सेट हुआ था कि अगर एक अफेक्टी पार्टी को एतराज़ है बेंच के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि किसी मखसूस जज को बेंच से अलहदा होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ। पूरी हुकूमत ये डिमांड करती रही। जस्टिस एजाजुल हसन साहब के हवाले से भी कंसर्न्स रहे, उनके चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी रहे, लेकिन वो केस चलता रहा उस तरह ही। तो उसी प्रेसिडेंस को मेरा ख्याल है यहाँ फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो टीम है बार बार कंटेस्ट कर रही है इस चीज़ को कि इसमें बायसनेस है, और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ़ैसला हमारे खिलाफ आएगा। लेकिन चूंकि वहाँ पर वो उस मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी उनको कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल रहा। तो लगता यही है कि जो अच्छी खबरों की बातें की जा रही हैं उनके लिए, मुझे तो नहीं लगा कोई अच्छी खबर आई है। सही। और स्पीडी ट्रायल ही चल रहा है फिलहाल। सिद्दीक जान, बहुत से सवालात हैं। एक तो ये कि सीनियर साफ़ी कह रहे हैं जी का जाना ठहर गया है। कामरान खान साहब बड़ा नाम है, वो कह रहे हैं कि फ़ैसला तो हो चुका था, ये आखिरी लम्हे पर अचानक ये पता नहीं क्या हो गया। ये सब बातें लोग बाहर बैठे कह रहे हैं कि जी फ़ैसला हो चुका। बहुत से लोग कह रहे हैं जी वो तारीख भी उसमें लिखी हुई है, ये तो कल का ही फ़ैसला था। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन ये बताएं ज़रा कि ये हुआ क्या? ये मैं तो वो लफ्ज़ प्रैंक का इस्तेमाल किया कि ऐसे जैसे वकला के साथ, तहरीक इंसाफ के वकला के साथ प्रैंक हो गया कि जी वो काबिल समाअत करार देने का जो फैसला सेशन कोर्ट का वो दूसरी दफ़ा कलअदम हुआ, और शायद कम ही ये हुआ होगा कि 2 दफ़ा एक जज के बारे में कहा गया कि आपने गलत फैसला दिया। मगर सुनेंगे आप ही। अच्छा, मैं बिल्कुल इस पे आता हूँ, तफसील के साथ उन सारे सवालात के जवाब देता हूँ जो इस वक्त हमारे व्यूअर्स के ज़हन में भी होंगे। लेकिन जो मुज़म्मिल साहब बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाली, देखें सुप्रीम कोर्ट और यहाँ बहुत फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट में अगर एजाजुल हसन साहब पर कोई, उन्होंने कहा कि वो ना बैठें, तो कोई वो एक भी उसकी कोई ठोस वजह नहीं दे सके कि क्यों ना एजाजुल हसन साहब बैठें। दूसरा, वहाँ और यहाँ में फ़र्क ये है कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की शर्त ये है कि हमारा केस वो बेंच सुने जिसमें काजी फ़ाइज़ साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हों। यानी उनकी सिलेक्शन है जज की कि ये जज बस हमें पसंद है, बस ये जज सुने, बाकी कोई जज ना सुने। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि भाई अगर ये ना सुने तो फिर फलां जज सुने। यहाँ पे यह है कि इनके अलावा
18 एडिशनल सेशन जजेज हैं, उनमें से कोई भी सुन ले। एक तो ये बात हो गई। दूसरा देखें, जहाँ तक बात है मुजम्मिल साहब का ये कहना कि कोई बाइस साबित नहीं हो सका जो फेसबुक पोस्टों के ऊपर, एक बात उसमें बड़ी कैटेगोरिकल है और वो है जज साहब मान रहे अकाउंट मेरा है लेकिन पोस्टें मेरी नहीं हैं। लेकिन पोस्टों के हवाले से साकिब बशीर साहब हों और बहुत से साफ़ी हों, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है कि पोस्टें उनके अकाउंट पर मौजूद थी। साकिब बशीर साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद वो पोस्टें देखी थी जी। तीसरी बात यह है कि FIA ने जस्ट स्क्रीनशॉट देखे, स्क्रीनशॉट देख के उनकी फेसबुक अकाउंट खोला, उस पर गए और कहा कि मौजूद नहीं है। हालांकि ये अगर फेसबुक को लिखते हैं तो फेसबुक इनको 24 घंटे में बता देगा कि ये पोस्टें इनके फेसबुक अकाउंट से हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो उनका ये पॉइंट है कि जज साहब बहुत जल्दी में हैं या बाइस्ड हैं, उसको तो तकबीयत खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फैसलों से मिल गई। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 फैसले कलअदम किए हैं, मेन पॉइंट केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर 2 बार फैसला किया जज हुमायूं दिलावर साहब ने। एक बार कहा कि काबिल समाअत है, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उसे कलअदम कहा करते हुए फिर भेजा कि नहीं आप दोबारा सुने। दूसरी बार उन्होंने फैसला दिया, फिर अब उन्होंने कलअदम करके उनको भेजा है। तो सर ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी हाई प्रोफाइल केस में ये पहला पाकिस्तान की अदालती तारीख का केस है जहां पे इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में 2 मरतबा एक ट्रायल कोर्ट के जज का फैसला कलअदम करके फिर उसी को जो है वो तीसरी बार भेजा जा रहा है। और अब ये हैट्रिक होगी क्योंकि जैसे वो इसको काबिल समाअत करार देंगे तो तीसरी बार ये चैलेंज हो जाएगा। ये तो गया ये मामला। अब आज क्या हुआ है, आज 4 चीज़ों पर फैसला आया हाई कोर्ट का। पहले आया कि काबिल समाअत है या नहीं है, उस पर उन्होंने जज साहब को ऑर्डर कलअदम करके और मामला भेज दिया दोबारा उसी जज को, क्या फैसला करें। दूसरा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, वो उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सदा मुस्तरद कर दी और कहा कि यही जज सुनेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि जो स्टे आप चाहते हैं उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक के लिए नोटिस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। चौथा उन्होंने कहा कि जो हक़ दिफा ख़त्म किया गया है उस पर भी अगले हफ्ते के लिए हम नोटिस कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक कानूनी नुक्ता ये है कि कानून में ये तो लिखा हुआ है कि अगर किसी जज ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ या उसकी अदालत के हवाले से ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पेंडिंग होगी हाई कोर्ट में तो वो जज वो फाइनल फैसला महफूज तो कर सकता है, सुना नहीं सकता। ये कानून में लिखा हुआ है। लेकिन कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हक़ दिफा किसी का ख़त्म हो गया और उस पर नोटिस हैं तो आप फैसला नहीं सुना सकते, स्टे के ऊपर एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आप फैसला सुना नहीं सकते। अब यहाँ पे ज़रा एक थोड़ा सा इसको देख भी लेना। अगर आमिर फारूक साहब ने जजमेंट में जैसे लिखा है पैराग्राफ नंबर 17 में कि कल जाके आप फाइनल आर्गूमेंट भी करें और काबिल समाअत होने पे भी आप दलाइल दें, अगर आमिर फारूक साहब इसमें थे कि कल ही वो फैसला सुना दें तो फिर आमिर फारूक साहब ने ये तकल्लुफ़ क्यों किया कि उन्होंने स्टे वाले मामले पे भी और हक़ दिफा वाले मामले पे भी अगले हफ्ते के लिए नोटिस कर दिया। इस पर वो लिख देते कि हक़ दिफा उनका जो ख़त्म किया गया वो दुरुस्त फैसला है और जो उनका जो चौथी एक एप्लीकेशन जो स्टे वाली है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी मुस्तरद करते हैं, ट्रायल जारी रहे। ये अब एक ऐसा पॉइंट है, वैसे आम तौर पे तो यही होता है जब इस तरह की दरखास्तें पेंडिंग हो तो कानून में कदर नहीं है, लेकिन फिर ट्रायल कोर्ट के जज इस एहतराम में और वैसे ही समझ भी आती है ना, अक्ल भी यही कहती है कि अगर हक़ दिफा ख़त्म होने के मामले पर नोटिस हो गए यानी अदालत उसको सुनना चाहती है और स्टे के मामले पर सुनना चाहती है तो अक्ल तो यही कहती है कि फिर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। लेकिन मसला यह है कि अक्ल को समझ आने वाली चीज़ें थोड़ी हो रही हैं। तो क्योंकि आपने खुद बताया, क्योंकि आज एक चीज़ और हुई है, आज ये हुआ कि जैसे ही ये फैसला सुनाया कि कलअदम कर दिया है तो हुकूमती टीम ने फ़ौरन कहा, उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है आपने। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा आप रिटर्न ऑर्डर का इंतज़ार करें। हमने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, रिटर्न ऑर्डर का इंतज़ार करें, सीधा सीधा फैसला है कि कलअदम कर दिया उन्होंने। जो फैसला था उन्होंने दोबारा भेजा कि आप काबिल समाअत होने पर, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ, नून लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। हाई कोर्ट ने लिख दिया है पैराग्राफ नंबर 17 में, अब एक और कंट्रोवर्सी हो गई, वो ये है कि उन्होंने लिख दिया कि कल 4 अगस्त के लिए, 4 अगस्त तो आज थी, अब वो ज़ाहिर है उधर से तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने ये कहना शुरू कर दिया कि फैसला कल का था, आज इसलिए जारी किया है कि हफ्ता इतवार सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है। तो इस केस में इतने ज़्यादा इशूज़ हैं कि कल चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं कि कल हुमायूं दिलावर साहब जो है वो अनाउंस कर देंगे जजमेंट डिस्क्वालिफिकेशन और जेल भी भेज देंगे। कल वैसे ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बुलाया गया है, JIT ने भी बुलाया हुआ है, नैब ने भी बुलाया हुआ है, हालांकि हफ्ते का दिन है और हफ्ते इतवार को वैसे इस्लामाबाद में छुट्टी होती है, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि काम ज़्यादा है और अच्छा है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या हमारी जो एहतसाब का इदारा हो नैब, उनको काम छुट्टी के दिन भी करना चाहिए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और मुझे बताएं कि याया अफरीदी साहब के ये वर्बल ऑब्जर्वेशन जिसमें वो ये कहते हैं कि जहाँ पे मामला होगा ज्यूरिडिक्शन का, दायरा इख्तियार का, वो पहले डिसाइड होगा जी, तो वो भी अब अगर साथ ही फाइनल आर्गूमेंट्स के साथ डिसाइड होने हैं तो मेरी बात खत्म हो गई है। ये बहरहाल कल चांसेस हैं
कि कल हुमायूं दिलावर साहब, लेकिन एक चीज़ को बता दूं, फिर आप मुजम्मिल भाई की तरफ जाइएगा। कल जो है वो आज एक प्रेस रिलीज जारी किया है राय असद नवीद भट्टी साहब ने, जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के। मामला ये हुआ है कि न्याजुल्लाह न्याजी साहब के साथ आज तल्ख कलामी हुई है जज हुमायूं दिलावर साहब की, तो उस पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से जो नोटिस जारी हुआ है वो कहते हैं कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हुमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज की तरफ से सीनियर अरकान बार और दीगर वकला से हद तक अमेज रवैया अपनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है और यह मुतालबा करती है कि शाम तक मोअज़्ज़िज़ अरकान बार से माफ़ी मांगी जाए। बसूरत दीगर वकला साहबान हुमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश नहीं होंगे और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेगी। इस्लामाबाद बार अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है, मगर किसी जुडिशल ऑफिसर की तरफ से वकला साहबान से हद तक अमेज रवैया किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अब ये भी अभी हमारे रिपोर्टर हैं एहतशाम अब्बासी साहब, जिनको आप सारा दिन बोल पे देखते हैं, वो ट्रायल को कवर कर रहे हैं, सारा दिन ट्रायल की खबरें बोल पे सबसे पहले दे भी रहे होते हैं। तो एहतशाम अब्बासी साहब जब मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि शायद अभी कुछ देर में जो है वो इस्लामाबाद बार की जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि जज साहब ने माफ़ी नहीं मांगी। तो जो राय असद साहब की ये जो नोटिस है राय असद नवीद भट्टी साहब की जानिब से, तो अगर हड़ताल का ऐलान हो जाता है तो एक नई सिचुएशन की डेट हो जाएगी। और फिर अगर हफ्ते वाले दिन, क्योंकि कल 5 तारीख तक ही हुमायूं दिलावर साहब में, उसके बाद उन छुट्टियों पे हैं और सोमवार को वैसे तहरीक इंसाफ जो है कल ही चैलेंज कर देगी सुप्रीम कोर्ट में, और सोमवार से वर्किंग डे है, तो शायद सोमवार मंगल को केस वहाँ मुकर्रर हो जाए समाअत के लिए। अच्छा, यानी ये एक आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई है कि अगर हड़ताल होती है तो फिर तो जवाब आ जाएगा तहरीक इंसाफ के वकला के पास कि जी हड़ताल थी, तो ये भी एक मसला आ सकता है दरपेश। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इस पर हमने बड़ी तफसील से बात कर ली है, अगर मुज़म्मिल आप ऐड करना चाहें तो इट्स अप टू यू। बट इसमें बिल्कुल वो जो बात कर रहे हैं ना कि उसकी बेसिस कोई नहीं थी, जो सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ हो रहा था। अब देखें, बेसिस डिसाइड अगर आपने किसी स्टैंड पॉइंट से करनी है कि अगर जो पार्टी अफेक्ट हो रही है वो जो बेसिस बता रही है उसको सच मानना है, और जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टी है उसके बेसिस को सच नहीं मानना, तो फिर तो ज़ाहिर बात है कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन पिछले 1.5-2 साल की बेंच फॉर्मेशन ही सिर्फ आप देख लें, जिसको अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन टर्म यूज़ होती है हम ख्याल जजेस की, तो वो जो बेंच फॉर्मेशन में आपको जो अफराद बेंचेस से गायब दिखाई देंगे और जो हर मौके पे प्रेजेंट दिखाई देंगे, उससे ही इस्टेब्लिश हो जाता है कितनी ट्रांसपेरेंसी है। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ारूक एच नाइक साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजेस के ऊपर एतराज़ किया था, याजुल हसन साहब के ऊपर, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर, और नकवी साहब के हवाले से भी रिकॉर्डिंग सर्कुलेट कर रही थी। तो अब अगर उसको बेस बना के आपने FIA से अप्रूवल लेके ये कहना है कि हाँ ये जवाज़ है बाइसनेस का, तो प्रेसिडेंट तो बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क ही नहीं है उसमें। बस फ़र्क ये है कि इस केस में वो पार्टी अफेक्ट हो रही है जो एक्सपेक्ट करती है कि हर जज हमें गुड टू सी यू कहे, वो ब्लैंकेट बेल्स दे, 9 मई के राइट्स हो जाएं, उसके बाद शाम को पेश किया जाए तो इतना अच्छा इस्तकबाल हो कि दिल खुश हो जाएं सारों के, तो वो यहाँ पर नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सारे का सारा मोरालिटी का, लीगैलिटी की जो लकीर है ना, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ से शुरू होती है। अगर वो उस पार खड़े हो जाएं तो इलीगल, इस पार आ जाएं तो लीगल है, ये बात है। लेकिन चलें, बहरहाल ये देखते हैं अब ये जो फेसबुक पोस्ट का मामला है आगे जाता भी है या नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये है कि लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ सकते कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है उसको पाकिस्तान की जुरिडिक्शन से बाहर 50 रुपए के इस्लाम पेपर पर भेज दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुद कह दिया कि सज़ा याफ्ता असल में वो कहीं और से हुए थे, कोर्ट से नहीं हुए थे। वो तो अब और 2 साल तक फर्द जुर्म आयद ना हो सके, और जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी हो उस दिन वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, और फिर FIA के क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब खुद वज़ीर-ए-आज़म बने थे तब भी उनके ऊपर एंटी टेररिज्म कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, और बेसमेंट में छुपे हुए हमजा शहबाज साहब, और उनको अदालत जो है वो बेल दे दे, हम इख्तियारी रहे, मफरूर रहे, और वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में भागे और वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में वापस। रिकॉर्ड बड़े बड़े हैं। बिल्कुल, शहजाद अकबर साहब का हालात जब बदलते हैं ना, मैं अर्ज़ करता हूँ हालात जब बदलते हैं तो यही होता है। अब कल नैब का भी ये है कि हफ्ते को अगर नैब लग रही है, हमने पहले देखा था यही जो आज के वज़ीर-ए-आज़म हैं, चंद दिन अभी रह गए, वो भी इस तरह पेश थे, लेकिन अब उससे भी आगे हम देख रहे हैं कि वो प्लस हो गया काम के हफ्ते को भी अब नैब खुद रहा है, वरना उनके दौर में हफ्ते को नहीं था। तो शायद हम पहले से भी ज़्यादा तेज़ियाँ देख रहे हैं, तो अगर पीछे हालात बेहतर हो जाएं तो आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। तो बहरहाल पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास सहूलत थी, आज वो ज़ेर आताब हैं, तो ये हालात बड़े बदलते रहते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं अगली स्टोरी पर, क्योंकि ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है जी हमारे पास 1 मिनट। अच्छा जी, अभी चंद मिनट हैं, तो हम शुरू कर लेते हैं इस मौजू पर बात, क्योंकि ये बहस भी चल रही है। अभी खबर आपने देखा बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर आई कि जी 5 नाम नवाज शरीफ साहब को भिजवाए जा चुके हैं। मुज़म्मिल आप ये बात करें, देखें जो भी कानूनी तौर पर भी अगर हम देखें तो सहूलतें निकल आती हैं। अब वो अभी तक एक मफरूर शख्सियत हैं, सज़ा याफ्ता हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको नाम 5 पहुंचा दिए गए। बोल न्यूज़ पर अभी खबर चली है, यानी वो अब उसमें से फाइनल करके भेजेंगे।
तो यहाँ पर यह भी पाकिस्तान में सहूलत उनको तब मिल रही है। देखें उसमें वो यही है ना कि अगर ये पहली तो मेरा ख्याल है टॉकिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि 3 दिन पहले जो असम्बली डिज़ोल्व हो रही है, अब मैं तो कंडेम करता हूँ इस बात को। उसकी वजह यह है कि अगर कोई चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस मूव को कंडेम करे कि उन्होंने बजाते खुद असम्बलियाँ वक्त से पहले तोड़ी, तो चाहे वो 3 रोज़ हों, 3 महीने हों, 3 साल हों, लेकिन एक आप जो एक एक्शन आपका है वो सिग्निफाई ये करता है कि आप बाय लॉ चलना नहीं चाह रहे, मज़ीद टाइम बाय करना चाह रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। हमें फ्रेश मैंडेट चाहिए, इकॉनमी की स्टेबलाइजेशन चाहिए, और उसके लिए अगर आप 1 महीना लेने के लिए ये मूव करते हैं, मैं तो ख़िलाफ़ हूँ इसके। और फ़र्क सिर्फ यही है कि जहाँ पर कुछ गलत होगा, अगर तो टेस्ट सिर्फ ये होता है अनबायसनेस का कि अगर आप एक शख्स पे कभी भी तनकीद ना करें, वट एवर दे मे डू, कुछ भी कर लें, आपको लगे कि जहाँ जो बात वो कर रहे हैं ना, उनके मुंह से जो हर्फ निकल आया उसको मैं डिस्प्यूट नहीं कर सकता, तो फिर आप ये कह नहीं सकते कि आप अनबायस्ड हैं। पहली चीज़ ये है। तो मुझे लगता है कि ये जो फ़िलहाल जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इसकी तरफ से इलेक्शन को डिले करने का टैक्टिक नज़र आ रहा है, इसमें मैलाफाइडी इंटेंशन नज़र आती है इसमें। लेकिन क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हर मौक़िफ़ को सपोर्ट करने वाली जो शख्सियात हैं वो कभी ये मानेंगी कि उन्होंने भी कुछ गलत किया? कभी इस चीज़ को तस्लीम करेंगे कि उनकी तरफ से असेंबली को डिसॉल्व करके? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मसला ये है कि अब यहाँ तो वो हमें सच्चे होते नजर आएंगे ना। उन्होंने तो चले जिस भी वजह से कि जवाब कई हो सकते हैं, वो नहीं, गलत उनका जवाब ये था कि मगर किसी ने कहा था कि कर दो। हाँ जी, चले वो देख ले। उन्होंने कहा कि जी मुझे कहा गया कि इलेक्शन हो जाएंगे, और बयानात मौजूद थे, हमने खुद देखे हैं तमाम। अगर वो एक चाह रहे हैं कि जी मुझे अर्ली इलेक्शन चाहिए, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर समझते हैं गलत फैसला हो सकता है सियासी तौर पर, लेकिन आइन और कानून में इसकी गुंजाइश थी, इसी तरह से इन्होंने भी गुंजाइश निकाली। लेकिन यहाँ तो कोई अर्ली इलेक्शन का भी मामला नहीं है, वो चाह रहे थे अर्ली इलेक्शन हो जाए, यहाँ तो सिर्फ 3 दिन पहले। आइन में इसकी गुंजाइश है कि बाजवा साहब के कहने पर सिटिंग वज़ीर आज़म असम्बली तोड़ दे। लेकिन चलें इस पर हम ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। तो ये किसके कहने पर कर रहे हैं? 3 दिन पहले अगर ये मौजूदा हुकूमत इस तरह से जा रही है, सिर्फ 3 दिन पहले, कोई ये मसला नहीं है कि हुकूमत टूट सकती है, फ्रेश मैंडेट चाहिए, कोई इस तरह की बात, ये सिर्फ किस लिए है? क्या ये एक आइन और कानूनी जो जवाज़ फराम किया गया है गैर मामूली हालात के लिए, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है? इससे मुल्क को क्या नुकसान या फ़ायदा होगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया है इत्तेहादियों की तरफ से कि जी आप जिसका नाम कहेंगे हमें कबूल होगा निगरान वज़ीर आज़म के लिए। लेकिन उससे पहले हम जिस तरह ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि 3 दिन पहले 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी अपनी मुकर्रर मुद्दत से सिर्फ 3 दिन पहले। इसकी मंतक क्या है? इससे जमहूरियत को क्या फ़ायदा होगा? इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा? इसहाक डार साहब ज़ेर ख़जाना कह चुके हैं कि 3 महीने बहुत ज़्यादा हैं, 3 दिन बहुत, 3 घंटे भी हम ताख़ीर नहीं कर सकते, और मुल्क को फ़ैसलों की ज़रूरत है, और ऐसे फ़ैसलों की कि जो एक मुंतखब हुकूमत कर सकती है। तो फिर सिद्दीक जान, क्या मंतक इसकी समझ आती है? जबकि जिस तरह क्रिटिसाइज़ किया गया तहरीक इंसाफ को कि उन्होंने बड़ा गलत फ़ैसला किया सियासी तौर पर, शायद वो पछता भी रहे होंगे कि उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की थी और पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह से उन्होंने किया था, तो ये हुकूमत भी कर तो वही रही है। फिर देखें, पहले तो निगरान वज़ीर आज़म की बात कर लें। ये ज़रा मुज़म्मिल साहब से पूछ लें कि अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चाहत फ़तेह अली खान साहब ने तो माज़रत कर लिया है निगरान वज़ीर आज़म बनने से। अच्छा। और जो मियाँ साहब को 5 नाम भेजे गए हैं, उसमें अख्तर लावा साहब और अल्लाह रखा पेप्सी वाला, उनके नाम भी शामिल हैं। तो ये चल रहा है कि ये नाम 5, क्योंकि नून लीग ने तो बताया नहीं है। तो मेरा ख्याल है चाहत साहब अगर आ जाए ना तो उस्मान बुज़दार से वो बेहतर होंगे वैसे, जिनको पार्टी से निकाल दिया। तो गुलकारी भी सीख लेंगे कुछ। बाकी ये है कि अच्छा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा का नाम भी आ गया कि वो भी बन सकती हैं। वो पहली पाकिस्तान की निगरान वज़ीर आज़म, खातून निगरान वज़ीर आज़म होंगी। तो इसी से आप देख लें कि बड़े अच्छे नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। बाकी देखें, चीज़ें बड़ी तेज़ी से आप बदलती हुई देखेंगे। उसामा साहब, आप भी जानते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी है, वो उनकी बहुत सी खबरें जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। उनके हवाले से अगर आप देखें, पिछले 3 दिन से 3 दिन पहले तक वो जिस भी टॉक शो में बैठते थे तो वो 95% टारगेट करते थे चेयरमैन पीटीआई को। लेकिन पिछले 3 दिनों से वो 98% टारगेट कर रहे हैं पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को कि इनके जो सियासी जमहूरी जनाजे हैं उसका बोझ जो है वो इदारे क्यों उठाएं। ये नायल हैं, इनको बहुत आजमा लिया है, और वो थ्योरी दोबारा चल पड़ी है कि सियासतदानों के बस की बात नहीं है, लिहाजा ये सारे रेस्ट करें, घूमें फिरें, थोड़ा सा आराम करें। बहुत इन्होंने खिदमत कर ली है, अब थोड़ा अरसा जो है वो सिस्टम को बग़ैर सियासतदानों के चलने दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। ये बातचीत भी इस वक्त बहुत ज़्यादा
चल रही है और ये संजीदा हल्कों में चल रही है। ऐसा नहीं है कि एक तो वैसे ही बात चल पड़ती है ना, लेकिन ये बात हो रही है क्योंकि आपने निगरान हुकूमत को वैसे ही इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए हैं। 40 से 50 प्रोजेक्ट्स की तो मंजूरी हो गई है कि उनको वो आगे बढ़ा सकते हैं, वो जो एयरपोर्ट्स हैं उनको आउटसोर्स कर सकते हैं, वो बहुत से पाकिस्तान के एसेट्स जो हैं उनकी निजकारी कर सकते हैं, वो तमाम बड़े जो है वो फैसले ले सकते हैं। और जितनी कानून साजी ज़रूरी थी वो सारी कानून साजी जो है वो हो चुकी है। तो असल तो ये बात पता चलेगी 10, 11, 12 अगस्त के बाद चीज़ें ज़रा खुलना शुरू होंगी। तो ये भी बातचीत चल रही है कि हुकूमत के कुछ लोग जो है जो ऑफ कैमरा बात करते हैं, कुछ जगहों पे बैठ के बातें करते हैं, वो भी बहुत सारी जगहों पे पहुंची हैं जहाँ पे वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब ये कानून साजी तो हमसे ज़बरदस्ती कराई जा रही है, हम तो नहीं करना चाहते। और वो बात आपको पता उस पर बहुत तनकीद हो रही है जो उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन PTI का नाम लेने पर पाबंदी किसने लगाई है, हमने तो नहीं लगाई, इमरान रियाज कहाँ है हमें तो नहीं पता। तो इन चीज़ों पर भी सुनने में आ रहा है कि बड़ा सख्त जो है वो रिएक्शन आ रहा है। तो चीज़ें बहरहाल 12-13 अगस्त के बाद वाज़ेह होना जो है वो शुरू होंगी। अच्छा, लेकिन इसमें जो बात की जा रही है, अगर ये कि जी 3 महीने इलेक्शन कमीशन को मिलेंगे, 14 मई के हवाले से फैसला भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट की डेली जजमेंट मुजम्मिल आ गई, उसमें था 14 मई, और ये इस तरह से कोई इलेक्शन कमीशन एक फैसिलिटेटर है, वो खुद से कोई ये इख्तियार नहीं रखता कि जब चाहे वो कर दे, उसने इलेक्शन करवाने की तरफ जाना है। तो ये 3 महीने वैसे तो इलेक्शन कमीशन की काफ़ी हैं, लेकिन ना रकम है हमारे पास, यानी गवर्नमेंट अभी तक उस तरह रिलीज़ नहीं कर रही, और ख़ुद ये 3 दिन पहले तहलील करना कोई ख़ास उसका जवाब भी नज़र नहीं आता, सिवाय इसके कि अच्छा जी हम टाइम दे देते हैं। अगर ये केयर टेकर सेक्टर के पास बात जानी है तो हमें भी बड़े खदशात हैं कि ये जिस तरह से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, करप्शन भी है, उस तरह से मामला नहीं हुए, पिछली हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, लेकिन क्या पाकिस्तान में ये एक्सपेरिमेंट चल सकेगा? हमने इस तरह से देखा है, एक सेमी किस्म का चलें वो मामला आ जाएगा, मुशर्रफ दौर उससे पहले भी हमने देखा। तो क्या ये कामयाब हो सकता है हमारे मुल्क में? ये लोग थोड़ा अरसा ये बाकी चुप करके बैठ जाएंगे इस यकीन पर कि जी अगली बारी आपको मिल जाएगी, सिर्फ ये हमें 6 महीने 1 साल दे दें मुल्क ठीक करने के लिए? देखिए, उसमें ज़ाहिरी बात है दिल की ख्वाहिश तो नहीं होगी है कि इक़्तिदार से बाहर रहें, वो तो किसी पॉलिटिशियन की भी नहीं होती। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चल जाएगा, चलता तो सब कुछ रहा है इस मुल्क के अंदर। अगर तारीख़ पढ़ी जाए तो उसमें तो इम्पोर्ट भी करवाए जाते रहे हैं। वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ साहब की हम कल बात कर रहे थे। इसके अलावा 15-16 घंटे के लिए अयूब खान साहब भी एक दौर में वज़ीर आज़म बन गए थे। तो ये यहाँ पर जो है ना वो कोई भी चीज़ आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं होती। लेकिन जहाँ तक बात है ये 1 महीना ज़्यादा बाय करने की और वक्त पे इलेक्शन की, मरदमशुमारी के मामले का सवाल तो वहाँ का वहाँ है। उस पर अगर जितने मर्जी बयानबाजियाँ हो जाएं, पीपल्स पार्टी को एतराज़ है, बाकी सबको है, लेकिन जब वो मामला टेकअप हो गया तो इसका मतलब यही है कि 2024 का मिड आ गया, क्योंकि 4-6 महीने से पहले वो मामला सेटल होना इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो अभी तक किसी ने कंसेंसस से ये बात तो नहीं की कि पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन को हम कबूल करते हैं। ये पीपल्स पार्टी का बयान आ गया है, जो सदीक जान बात कर रहे थे वो फिर दुरुस्त साबित हो गई कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे खदशात दूर हो जाते हैं फिर हम भी मरदमशुमारी की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल, तो वो आना पड़ेगा, रजामंदी हो गई है। MQM के एतराज़ को उन्होंने ऐसे सीरियस लिया जैसे MQM 2 अक्सरियत से नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है कि उन्होंने कह दिया कि जी हमें ये मरदमशुमारी कबूल नहीं है, और सब भाग पड़े हैं उनके एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए। तो ये इससे लगता यही है कि आप TV के ऊपर जो मर्ज़ी कह लीजिए, लेकिन जो मरदमशुमारी का मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन के अपने पास भी गुंजाइश नहीं बचेगी अगर आपने उसको टेकअप कर लिया तो। बेशक कानून में कोई जवाज़ नहीं है, आइन में कोई जवाज़ नहीं है, लेकिन जब मामला सब जुडिस हो जाएगा और फिर ये जो मौजूदा सेटअप है इससे क्या इनको हासिल होगा? क्या ये कि जी उस वक्त तक तहरीक इंसाफ जो है उसका जोर कम हो जाएगा, उनके चेयरमैन जो है वो पाबंद इस्लासिल होंगे, इनको ये फ़ायदा होगा? इनको क्या हासिल है इस डिले से? देखिए, इसमें पीपल्स पार्टी का तो कोई गेन नहीं है, लेकिन PDM का बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब का यही है कि आवाम की थोड़ी सी मेमोरी ब्लर हो जाए, और वो भी खैर उनकी एक्सपेक्टेशन है, होती है या नहीं होती है और बात है। लेकिन मुझे लगता है कि वन ऑफ द लोएस्ट टर्न आउट इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में अगर इस सूरत हाल में होते हैं, क्योंकि अगर कैंडिडेट्स ही नहीं मिलेंगे आवाम को वोट करने के लिए तो फिर किसने बाहर आना है? अच्छा, अब इसमें हम जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनमें जनाब भूटानी साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है मुज़म्मिल। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हमने हालिया जो खिताबात देखे हैं मर्जिंग पाकिस्तान के हवाले से, आप देखिए रीइमेजिनिंग पाकिस्तान बल्कि जी, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब का भी हमने देखा। तो सदीक पहले आपसे इस पर बात कर लें, वो एक मंझे हुए सियासतदान हैं, क्या वो टाइम पर इलेक्शन करवाएंगे या लंबा सेटअप लेकर चलेंगे, उस पर सारे एग्री कर जाएंगे? और उसमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं 13 अगस्त के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो टाइम पर इलेक्शन हो जाए या 6 महीने साल डिले हो जाए। उसमें मौजूदा सेटअप का क्या फ़ायदा है, और क्या शाहिद खान अब्बासी साहब सूट करते हैं मौजूदा सेटअप को?
बिल्कुल शायद खान अब्बासी साहब भी सूट करते हैं, क्योंकि वो आजकल हुकूमत के इतने करीब नहीं हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे वो बहुत ज़्यादा करीब हैं और उनकी बहुत तारीफ़ें की जाती हैं। दूसरी जहाँ तक बात है कि किसको क्या सूट करता है, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून को ये सूट करता है कि 1 साल तक इलेक्शन ना हो, और क्योंकि जो ये करके जा रहे हैं पाकिस्तान की मुईशत के साथ, आपको ये याद आएंगे, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि निगरान सेटअप ने बड़ा जुल्म कर दिया है, जब पेट्रोल और डीज़ल 300-300 रुपये पे जाएंगे, क्रॉस करेंगे, और अभी भी बिजली के बिल जो आए हुए हैं उन्होंने तो एक बार हिला के रख दिया है हर पाकिस्तानी को, यानी एवरेज जो है वो 40 से 50 हज़ार बिल आए हैं लोगों के, बल्कि इससे ज़्यादा भी कुछ लोगों के हैं, किसी का 70,000, किसी का 75,000, तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, और आगे और ज़्यादा ये बढ़ेंगे। ये जो अभी अगस्त के जो आएंगे उसके बाद फिर और ज़्यादा ये बढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये फिर भी इनसे निगरान सेटअप से बेहतर थे। तो वो जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा, बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त कहा, शबाशी साहब को लगता है कि लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, जिस तरह से लोग भूल गए हैं कि ये एक दूसरे के बारे में जो बयान दिया करते थे कि लाहौर, लाड़काना, कसूर, फलां शहरों की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं है। वो कहते थे मौलवी नवाज शरीफ को मैंने माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, गली गली, चौक चौक, चौराहे चौराहे मैं इसको घसीटूँगा, और ये जाती उम्र के मुजीबुर रहमान हैं। और शबाज शरीफ कहते थे कि कस्में खाया करते थे कि मुल्क को पीपल्स पार्टी ने लूटा है, और ये सारी बातें किया करते थे। तो शबाज शरीफ साहब ये समझते हैं क्योंकि लोग वो भूल गए हैं सारा कुछ, और बल्कि वो तो बहुत पुरानी बात है। अभी जब PTM टूटी थी तो क्या कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जब मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट किया था बिलावल के लिए कि ये नया लेपालक है, तो फिर बिलावल ने आगे से जवाब दिया था कि कौन सेलेक्ट होने वाला ख़ानदान है, कौन सेलेक्ट होता है, किसकी रगों में सेलेक्ट होने वाला खून है, वो लाहौर का ख़ानदान है। तो इस तरह के बयानात एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने दिए, तो उन्हें लगता है कि क्योंकि वो लोग वो भूल गए हैं तो लोग ये भी भूल जाएंगे कि उन्होंने महंगाई जो की है, जो इस मुल्क के साथ किया है। तो मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें बदल गई हैं। पिछले 15-16 माह में जो कुछ हुआ है ये इतनी आसानी से लोगों के दिल और दिमाग से उतरने वाला नहीं है, लोग भूलने वाले नहीं हैं। 1 साल क्या 2 साल 3 साल बाद इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन हो, नून लीग को इन 15 माह 16 माह की कीमत, सियासी कीमत जरूर अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इनको ये गारंटी मिल जाती है कि जी इसको सेटअप को चलने दें, आपके केस जो आपने खत्म किए हैं वो उसी तरह रहेंगे और आपको हिस्सा भी दिया जा रहा है काबीना में, फिर तो इनके लिए विन विन सिचुएशन है। नहीं सर, देखें, एक होता है जब आप हुकूमत में बैठे होते हैं, आप इदारों के सरबराह लगा रहे होते हैं, आप सिस्टम के अंदर बैठे होते हैं, आपके पास वजारतें होती हैं, आप अपने काम करा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, माल बना रहे होते हैं, भर्तियाँ कर रहे होते हैं। निगरान सेटअप जो मर्जी आ जाए, यहाँ तो नवाज शरीफ साहब अपने भाई शबाज शरीफ पे एतमाद नहीं करते। वो कहते हैं कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, हालांकि भाई वज़ीर-ए-आज़म है, तो भाई यहाँ तो सगे भाई को बर्दाश्त नहीं करते वो कि वो उसकी बजाय मुझे खुद वज़ीर-ए-आज़म बनाए। तो निगरान सेटअप कोई भी आ जाए, देखिए मुझे एक बात बताएं, निगरान सेटअप कोई भी आ जाए, कोई वज़ीर है, वो अपने माल बनाएगा या इनके ये माल लेके और बंदे भर्ती करवाएंगे? वो तो खुद माल बनाएगा ना, वो इनका वो ये चाहेगा कि उधर से नून लीग वाले माल पकड़े और उन्हें सिर्फ कह रहे हो कि आपने साइन करने हैं। सर ऐसे नहीं होता। वैलिड पॉइंट है, लेकिन ये बात अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में मुजम्मिल हमने देखा है, सब ने एग्री किया कि जी वहाँ फजलुर रहमान साहब की गवर्नमेंट है, JUI की गवर्नमेंट है और वहाँ पर हम सब के पास वजारतें हैं, हमने उसमें बांटी हैं। ये तो एडमिट किया उन्होंने नेशनल TV पर बैठ कर और वहाँ पर लाइव टेलीविजन पर, उसको वो डिनाई भी नहीं करते कि इतने हमारे इतने हमारे। अगर उस तरह का हो जाता तो सबके विन विन इनके लिए होगा। और वो जो सदीक जान बात कर रहे हैं कि जी अपना हिस्सा, तो ये भी तो हो सकता है कि किसी और को भी हिस्सा जा रहा हो, या जो भी इसमें इंजॉयमेंट है वही सियासी प्रोटोकॉल। आप मरीम नवाज साहिबा देखें, किसी भी तरह से मैंने देखा, जिस तरह वो बच्ची से मिलने गई, बहुत अच्छा उनका जेस्चर था, लेकिन जो उनका प्रोटोकॉल था वो किसी यानी VVIP जो लेवल होता है, यानी किसी तरह से मेरा ख्याल है कम अज़ कम जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला है उनसे कहीं ज़्यादा मैंने उनका प्रोटोकॉल देखा है। तो ये सब उनको वैसे भी मिल सकता है, तो चलने दें निगरान सेटअप, सबके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। मुश्किल फैसले हैं वो भी निगरान सेटअप ले लेगा, आपको हिस्सा भी मिल रहा होगा, आपके केसेस भी कोई नहीं खुल रहे होंगे, आपकी जो अपोजिशन है वो भी खत्म होगी, दीवार से लगी होगी। परवेज़ खटक साहब ने तो साफ कह दिया है कि तहरीक इंसाफ तो होगी नहीं, तो उनसे इलाक़ की बात कैसे करनी है? तो उनको इसका मतलब है ये गारंटी दी गई है कि आप छोड़ें, नई जमात बनाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ नहीं होगी। देखिए, इसमें तो जहाँ तक प्रोटोकॉल्स का ताल्लुक है वो तो इस सारी सियासी अशराफिया का मसला है ना। वो रिगार्डलेस टू पार्टीज़, रिगार्डलेस टू पर्सनैलिटीज़, वो कोई भी ऐसा नहीं है जो पर्क्स को मना कर दे या फिर अवामी सियासत कर ले। नारे तो बहुत से लोग हैं लगाने वाले, लेकिन अभी पिछली गवर्नमेंट में हमने देखा इस्तीफ़े देने के बाद पार्लियामेंट लॉजेस खाली नहीं कर रहे थे, ऑपरेशन करने पड़ गए थे। तो प्रिविलेज कोई भी नहीं छोड़ता यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसे तबके की नुमाइंदगी करते हैं जिसका हम और आप या फिर आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक बात है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, तो मैं तो कम अज़ कम बहुत सरप्राइज़ हूँगा अगर वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, अगर उनको ये ऑफ़र दी जाए। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप की ग्रेजुअली, अपनी पार्टी पे क्रिटिसिज्म करके, प्रो डेमोक्रेसी आर्गूमेंट करके, एंटी नैब चल के, अब आकर वो इतनी कंट्रोवर्शियल पोजीशन पे जिसमें इलेक्शन डिले होने की बात की जा रही है,
वो इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेरा ख्याल है अपने करियर को बहुत डैमेज करेंगे। और मैं सरप्राइज़ हूँगा अगर वो इसको कबूल करें, अगर तो ये ख़बर दुरुस्त है, क्योंकि हमने 15 से 16 शख्सियात के नाम अब तक सुन लिए हैं। हाँ जी, रोज़ कोई नया नाम आ जाता है। तो देखना यही है कि मेरा नहीं ख्याल वो ये फ़ैसला करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि पंजाब में, मैं तो समझता हूँ कि ये जो अगर सेंटर में अभी केयर टेकर सेटअप आता है तो पंजाब का भी चेंज होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो सिचुएशन और थी जब असम्बली वक्त से पहले डिज़ोल्व हो गई। अब आपने यहाँ तक इस नैच पे ले आए आप 3-4 महीने चला के इसको। अब जब इलेक्शन का मामला आ रहा है तो मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा न्यूट्रल शख्सियत होनी चाहिए पंजाब के अंदर भी, जो और केपी में भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि पहले जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस थे कि 3-4 महीने पहले असम्बली डिज़ोल्व हो गई, ठीक है आपने लगा दिए, जो कर लिया, पार्टियों ने अपने अपने शेयर ले लिए। लेकिन अब इलेक्शन की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए सूबों के अंदर भी केयर टेकर गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अवाम का क्या बनेगा सदीक? बड़ा मुख्तसर, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, मैं इस पर मुजम्मिल से भी ज़रूर बात करूँगा। 1.52 रुपये फ़ी यूनिट सरचार्ज आयद कर लिया कि इलेक्ट्रिक ने जी फैसला कर लिया है। चीनी 165 रुपये फ़ी किलो पर चली गई है और ये शायद यहाँ ना रुके। और ये भी हमें ज़हन में रखना है कि हर गवर्नमेंट में ये चीनी से जुड़े हुए लोग तकरीबन 50% बराह रास्त या इनडायरेक्टली हम देखते हैं कि ये लोग होते हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं या इनके रिश्तेदार होते हैं। इसी तरह हम आटे का देख रहे हैं और बहरान की भी बात हो रही है। ये तो एक ना रुकने वाला सिलसिला है, जबकि कहा यह गया था IMF के बाद मामला कुछ बेहतर होंगे। देखें, हर चीज़ महंगी होना शुरू हो गई है, मज़ीद महंगी और मज़ीद होगी, क्योंकि जो आपने पेट्रोल और डीज़ल बढ़ाया है, यकम को आपने जो है वो बढ़ाया था, अभी तो आज चौथा दिन है सर। अभी तो उसका जो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है। ये जो भी आपने 20 रुपये बढ़ाए हैं और फिर आगे भी आपने बढ़ाने हैं, तो पेट्रोल और डीजल आप महंगा करते जाएंगे, आपकी बिजली महंगी होती चली जाएगी। आपकी जब बिजली और आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी ये चीज़ें महंगी होती हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो ये तो हर चीज़ की कीमतें ऊपर जानी है। तो ये आप फैसला जो है वो आवाम ने करना है कि आवाम ने किस तरह से जो है वो ज़िंदा रहना है, जो कि इस वक्त ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका है करोड़ों लोगों के लिए। लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के लिए नागुज़ीर हैं, शरीफ ख़ानदान इस मुल्क के लिए नागुज़ीर है, तो जो नागुज़ीर लोग हैं उनको उनकी खातिर सबको अपनी अपनी कुर्बानियाँ देनी होंगी और गुजारा करना होगा। ये जिस तरह से हम प्लान देख रहे हैं मुज़म्मिल, बड़े अच्छे हमें लगते हैं कि कोशिश हो तरह से पाकिस्तान में बेहतरी आ सके। लेकिन जब हमारी सबसे मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है वो नीचे मुसलसल जारी, एक तसलसल है, उसको कैसे रिवर्स करेंगे जब बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी होगी, जितना रॉ मटेरियल है वो महंगा होता चला जाएगा। आम आदमी के लिए हम चीज़ देखें, और उसमें अफसोस की बात है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ब्लैक मार्केट की वजह से कहा जा रहा है कि वो कंट्रोल नहीं हुई तो 165 रुपये पर चली गई। आप प्रोग्राम में भी और उसके अलावा मुझे समझाते रहते हैं कि किस तरह हमारे यहाँ स्मगलिंग से आटा कहाँ से कहाँ चला जाता है। और ये सब लोग, अभी ये सिर्फ चीनी की बात कर लें, अभी इसी हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी कि जी बड़ी चीनी पड़ी हुई है, करें एक्सपोर्ट, और वो बाहर चली गई और आज 165 पे चली गई। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि हम अभी तक रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने पे लगे हुए हैं, जो कि 17वीं सदी में स्पेन कर रहा था ना, वो हम 21वीं सदी में कर रहे हैं बैठ के, कि खाली ऊन या कपड़ा या मसाला बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। अब सॉफ्टवेयर का दौर है, अब AI का दौर है, अब 5G का दौर है। तो अगर आपने इस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बेहतर करना है तो पहले तो फिनिश गुड की तरफ आएँ। आपका अपना कपड़ा बाहर जाता है और उस पर एक लीवाइस की स्टैंप लगती है, वही आपको बेच देते हैं 10 गुना कीमत महंगी करके। क्या आप वो काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन फोकस नहीं है। दूसरी बात, इंसेंटिवाइज नहीं करते इंडस्ट्री को। तीसरी बात, पावर क्राइसिस इज़ सो मैसिव कि अगर मेरी एक इंडस्ट्री है और वहाँ बिजली गैस नहीं आ रही और 6-6 महीने में बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब रिज्यूम होगी, तो मैं यहाँ काम करूँगा या किसी और मुल्क चला जाऊँगा? मैं ऑब्वियसली वहीं जाऊँगा जहाँ इंटरेस्ट है। तो ये बिज़नेस सेंट्रिक तो मॉडल तब बनेगा जब आप रियल स्टेट से बाहर आएंगे, जब प्लॉट काट के बेचने के अलावा कोई और विजन होगा आपका। तो फिलहाल तो आगाज़ नहीं हुआ, उस पर बिल्कुल। अब देखें, विजन तो है। या इसाक डार साहब ने जो कहा जी ये सब अफवाहें हैं कि हम कोई रियल एस्टेट पर भी और दीगर चीज़ों पर भी टैक्स लगाने जाने या ज़राअत पर नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो जो सारा सोशल कैपिटल है रियल स्टेट की मार्केट का पाकिस्तान में, इट इज़ बिगर दैन द स्टेट। अगर ये क्लेम भी कर रहे हैं कि जिस तरह खान साहब ने भी अपने दौर में ये कहा था कि मैं नहीं इन माफियाज को कर्टेल कर सका, इसी तरह इस गवर्नमेंट के पास क्या लेजिटिमेसी है? साहब ने भी कहा है। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि फिर सब लोग इन्वेस्ट कर देते हैं दुबई में, 10 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का वहां पर पड़ा हुआ है, UAE में। हाँ। तो वो भी रियल एस्टेट में है। अगर यहाँ पर आप करेंगे, वो कहते हैं जी मुल्क से बाहर वो लोग कर देते हैं। देखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ भी जाना पड़ेगा ना। अगर मैं बिजनेस शुरू करने लगा हूँ और इतने हर्डल्स हैं उसके अंदर कि मेरे पास 1000 सवाल करने वाले भी आ रहे हैं, टैक्स के नोटिस भी आ रहे हैं, फिर हर कोई अपना शेयर मांग रहा है,
तो ऑब्वियसली फीजेबल कंडीशन नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन स्टेट को अपनी रेट मेंटेन करनी पड़ेगी रिगार्डलेस टू द कॉन्सिक्वेंसेस। उसकी वजह है कि एंड पे स्टेट की एग्जीक्यूशन ऑफ पावर होती है, किसी और सेक्टर की नहीं हो सकती से ऊपर चला जाए। तो स्टेट को दोबारा से रिक्लेम करनी है अपनी स्पेस और बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर ध्यान देना है, फिर ही कुछ होगा। ठीक है, लेकिन ये हुकूमत ये ज़रूर कहकर जा रही है कि जी हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया और हमने रियासत बचाई है, हमने सियासत कुर्बान की है, लेकिन क्या ये कोई डायरेक्शन देकर जा रहे हैं मुल्क को? ये जो बातें भी मुजम्मिल ने की हैं या जो हम डिस्कस करते रहते हैं, कम से कम ये डायरेक्शन दे जाते हैं। सिर्फ ये कहना कि जी हमने IMF का प्रोग्राम दोबारा कंटिन्यू करा लिया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, क्या ये काफ़ी होगा इनके लिए? अगर ये समझते हैं इनको 1 साल का और टाइम मिल गया क्रेडिट रिसेप्ट के ज़रिए, मुश्किल है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।